हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, जिसके साथ साथ होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में सीआरपीसी एंड बीएनएसएस बोलते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके 4 से 5 पार्ट मैक्सिमम आएंगे। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2014 से 2024 तक आए हैं सब कवर करेंगे। इससे पहले हम 5-6 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ मेजर लॉस, कुछ माइनर लॉस। नहीं देखा हो तो उन्हें भी जाके जरूर देखना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं उनकी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाती है। You can also connect with us on Instagram to stay updated on the lectures. And अगर सब्सक्राइब नहीं किया है then do subscribe. एंड पूरा लेक्चर देखना। सीआरपीसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अ वेरी हैवी वेटेज टॉपिक। ठीक है, एंड अगर एक बार इस पे अच्छे से पकड़ बना लोगे ना तो इस पे क्वेश्चन करना आपके लिए आसान भी होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर्स दैट ऑप्शन ए principle of separation of powers of each limb of the state is not breached. Option B, principle of combined powers of each limb of the state is not breached. Option C, both A and B. या फिर ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज ब्रीच्ड। ये कहीं बेयर एक्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये एक कॉमन सेंसिकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ पावर हम सबको पता है कि जितने भी विंग्स होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको अलग अलग रखा जाता है कि एक दूसरे के काम में हाथ ना डालो। ठीक है, इसको पढ़ो स्टेटमेंट डी को। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज ब्रीच्ड, इसके लिए थोड़े हम सीआरपीसी रखेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी को देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड पावर्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीच्ड। कंबाइंड पावर्स तो होते ही नहीं है। इवन सीआरपीसी के अंदर बहुत अलग अलग क्लियरली मेंशन्ड है कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, लेजिस्लेटिव का क्या रोल होगा और जुडिशरी का क्या रोल होगा। तो कंबाइंड पावर्स ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि बी नहीं है तो ऑप्शन सी अपने आप एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन ए, जहां जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ईच लिम्ब। ईच लिम्ब मतलब हर हाथ जो है हमारे सिस्टम का, इज नॉट ब्रीच्ड। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी डिफाइंस ऑप्शन ए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ऑप्शन बी क्लासेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑप्शन सी क्लासेस ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट्स, या फिर ऑप्शन डी क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो बेयर एक्ट के इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सेक्शन 6 जाके देखो, वहां सीधे सीधे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। व्हेन एन ऑफेंस इज बेलेबल, एक ऑफेंस जो है वो बेलेबल कब होता है? बेल, ऑप्शन ए, अ पर्सन हैज नो राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, कि अरेस्ट किए जाने पे आपको कोई राइट नहीं होगा कि आपको बेल देके रिलीज किया जाए। ऑप्शन बी, अ पर्सन हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट। ऑप्शन सी, अ राइट टू बी रिलीज्ड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन। या फिर ऑप्शन डी, अ पर्सन शैल बी रिलीज्ड विद इन 24 आवर्स। तो बेलेबल का मतलब क्या होता है कि आपको अगर अरेस्ट किया गया है और वो ऑफेंस बेलेबल है, यानी आपको यानी आपको रिलीज होने का राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो, पर्सन हैज नो राइट टू बी रिलीज्ड, गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, राइट टू रिलीज इज डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन, ये बात गलत है क्योंकि जुडिशियल डिस्क्रिशन पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल से कुछ रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग ही ये काम किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कहता है? अ पर्सन शैल बी रिलीज्ड विद इन 24 आवर्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, बेलेबल होने का फिक्स टाइम से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ पर्सन हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट। अब ये बेयर एक्ट से कैसे सॉल्व होगा? देखो, चैप्टर 33, ओके, उसमें प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। कई लोग पूछते हैं बेयर एक्ट को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आई विल सून कम अप विद अ वीडियो ऑन दिस, एक दो दिन में, आज या कल में आएगा कि कैसे बेयर एक्ट को यूज करना है स्पेसिफिकली, बोथ फॉर इजी एंड टफ क्वेश्चंस। बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ साथ में समझाती जा रही हूँ। सबसे पहले इंडेक्स में देखो, बेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, बेल से रिलेटेड टॉपिक कहाँ पे कवर है? तो चैप्टर 33 देखो, लिखा दिख रहा है प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, यानी इसके अंदर ही कहीं पे होगा। ठीक है, सेक्शन 436 क्या कहता है? इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यहाँ पे क्लियरली लिखा है व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई भी इंसान एक्सेप्ट वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज हुआ हो, अरेस्टेड और डिटेन, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऐसा इंसान बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी,
How an evidence is to be taken. Option A, in the presence of accused. Option B, when personal attendance of the accused is dispensed with in presence of his pleader. ऑप्शन सी, इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. हमसे पूछा गया है कि सेक्शन 273 सीआरपीसी में एविडेंस किस तरीके से लिया जाना चाहिए. पहला कह रहा है कि एक्यूज की प्रेजेंस में, दूसरा कह रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस अगर एक्यूज की नहीं हो सकती तो उसके प्लीडर की प्रेजेंस में, तीसरा कह रहा है पुलिस की प्रेजेंस में, और चौथा कह रहा है ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. सेक्शन 273 पे जाओगे, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, सिर्फ इतना पढ़ के आगे मत बढ़ जाओ, हमेशा सेक्शन को जल्दी से पढ़ लिया करो. यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक पॉइंट. अगर उसकी अटेंडेंस नहीं हो सकती तो उसके प्लीडर के प्रेजेंस में, इसलिए दोनों पॉइंट सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स हैज बीन डिस्क्राइब. तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंदर अंडर प्रोसीजर है कि जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में ना पूरी हो पाए तो क्या होगा, वो प्रोसीजर कहाँ डिस्क्राइब्ड है. ऑप्शन है सेक्शन 165, 167, 166 या फिर 164. करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन 167. इंडेक्स में ही देखोगे 167 में लिखा है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन. What is provided by Code of Criminal Procedure 1973? Option A, the code provides the procedure for the implementation of the criminal justice system. Option B, it provides the mechanism for the investigation into the trial of offences. या फिर ऑप्शन सी, द कोड प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम. या फिर डी, बोथ ए एंड बी. द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. देखो सी नहीं हो सकता, ये तो यहीं से समझ में आ रहा है, सिविल बोल रहे हैं और हमारे कोड का नाम ही क्रिमिनल है, तो सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, कोड प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यस. एंड बी में मैकेनिज्म देता है इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस. ये इंडेक्स में पढ़ोगे, एक चैप्टर का नाम है, तो आपको पता है ये दोनों चीजें आती हैं, इसलिए आंसर डी एंड बी है. ठीक है, देखो मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल सेक्शन 4 में मेंशन्ड है, सिविल सीपीसी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर सेक्शन 2C अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज. अब ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, आपको बता दिया है, आंसर कहाँ दिया है, वहां जाओ देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या डेफिनेशन दी है, कहाँ पे मैच होती है. ऑप्शन ए, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. ऑप्शन बी, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. ऑप्शन सी, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. या फिर ऑप्शन डी, एनी पर्सन इन द पब्लिक कैन अरेस्ट. करेक्ट आंसर इज ए, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हम उसे कहते हैं, इज एन ऑफेंस, या फिर कॉग्निजेबल केस वो केस होता है जिसमें अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल केस है, पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी रिफर्स टू, अगेन दिस इज वेरी इजी, आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ जाके आंसर देखना है. ऑप्शंस, ऑप्शन ए सीजर, बी सर्च, सी समन्स, या डी सर्च वारंट. करेक्ट आंसर इज बी सर्च. देखो जाओगे 100 पे तो नाम ही लिखा है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेसेस टू अलाउ सर्च, तो ये सर्च से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Is there any maximum period for which an under trial can be detained under section 436A of CRPC? अंडर ट्रायल उसको बोलते हैं जिसका ट्रायल अभी चल रहा है, ठीक है, पर उसको डिटेन कर रखा गया है. तो बोला है क्या कोई मैक्सिमम पीरियड है जिसके लिए उसको डिटेन किया जा सकता है. ऑप्शंस हैं, यस, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंस. इसका मतलब है अगर किसी ने कोई गुनाह किया है जिसकी सजा 12 महीने की जेल है, तो आप उसको हाफ यानी 6 महीने से ज्यादा अंडर ट्रायल में डिटेन नहीं रख सकते. कि केस उसका मान लो कि 3 साल चलता रहेगा तो वो 3 साल जेल में थोड़े पड़ा रहेगा, इस क्राइम की तो सजा ही 12 महीने थी. ठीक है, तो हाफ ऑफ द पनिशमेंट फॉर दैट केस. ठीक है, ऑप्शन बी, नो पीरियड इज प्रेस्क्राइब. ऑप्शन सी, कोर्ट डिसाइड करेगा. या फिर ऑप्शन डी, मैक्सिमम 90 days. करेक्ट आंसर इज ए, हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंस. 436A में जाओ, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि undergone detention for a period extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that offense. तो कोर्ट को उसे रिलीज करना ही पड़ेगा. ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटीज. साथ साथ देखो ये भी कहा है, नो सच पर्सन शैल इन एनी केस बी डिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेड ऑफेंस. एज आई गिव एन एग्जाम्पल कि मान लो किसी उसकी सजा 12 महीने है,
तो जब अंडर ट्रायल हो आप उसे 6 महीने से ज्यादा वैसे भी जेल में नहीं रख सकते, और किसी भी सूरत में आप उसको जो उस क्राइम की सजा थी यानी 12 महीने, उससे ऊपर तो रख ही नहीं सकते इन जनरल भी, क्योंकि आपने फैसला सुनाओगे तब उसे 1 साल की जेल दोगे, आप उसे पहले ही 1 साल अगर जेल में रख चुके हो तो वो तो अपनी सजा काट ही चुका है, ठीक है, इस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an executive magistrate may require security for keeping good behavior from habitual offenders for a period not more than 6 months, 1 year, 3 years या 2 years। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हो सकता है सिक्योरिटी चाहिए हो फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर वो होते हैं जो बार बार कुछ ना कुछ क्राइम कर रहे होते हैं, ठीक है। कम से कम कितने टाइम के लिए? करेक्ट आंसर इज सी, 3 years। देखो सेक्शन 110 देखोगे, उसका नाम ही यही है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इंडेक्स में पहले इसको लोकेट करो और उसको पढ़ोगे तो लास्ट लाइन लिखिए नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। दिस ऑल्टरेशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 15 days, 16 days, 14 days या 12 days। तो सेक्शन 167 कहता है कि जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में ऑल्टरेशन हो सकता है, चाहे जुडिशियल को पुलिस बना दो, पुलिस को जुडिशियल कस्टडी बना दो, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। पर ये ऑल्टरेशन किन पहले कितने दिनों तक में पॉसिबल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 15 days। सेक्शन 167 में देखोगे कि लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल, उसके अंदर ये किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which provision of CRPC is it mandatory for a police officer to inform the person arrested of the grounds of arrest and right of bail if the offense is not bailable? कौन से सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जो पर्सन को वो अरेस्ट कर रहे हैं ये बताना, उसे इन्फॉर्म करना कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, और उसे ये बताना कि उसका राइट ऑफ बेल है या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है सेक्शन 150, 55, 50 या 510। इजी है, सेक्शन जाके देखो डायरेक्टली। आंसर इज सी, सेक्शन 50, इंडेक्स से ही पता चल जाएगा, बेरक आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 41B इज इंसर्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ऑप्शन ए नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी, ऑप्शन बी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। देखो आंसर इज डी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। 41B किस बारे में बात करता है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये केस रिलेटेड था कस्टोडियल वायलेंस से, ठीक है, और एक एडवोकेट ने ये केस किया था। कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी रिगार्डिंग अरेस्ट, कुछ रूल्स की तरीके से, जो बाद में इनकॉर्पोरेट हुए थे 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू एज सेक्शन 41B। ओके, बाकी केसेस में क्या है? नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी केस वाज अबाउट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और पुलिस इंटरोगेशन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजनर राइट्स के ऊपर था। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हैंडकफिंग के रूल्स के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्जन शैल रेफर अनसाउंड माइंडेड पर्संस फॉर एग्जामिनेशन टू नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। जो भी सिविल सर्जन है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन आता है एग्जामिनेशन के लिए तो उसे नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को रेफर किया जाएगा। However, by virtue of Section 84, the aggrieved accused may prefer appeal before medical board consisting of head of psychiatry and faculty of medical college। However, ये कहा गया सेक्शन 84 के तहत जो aggrieved accused है, ठीक है, वो प्रेफर कर सकता है अपील बिफोर मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हेड ऑफ साइकियाट्री एंड अ फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेज। ऑप्शंस हैं 328, 328 1A, 328 सब क्लॉज 2 या फिर 346। करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 328 1A। 328 के 1A में जाओगे, पहली बात तो मिलेगा कहाँ जहां साउंड माइंड की बात हो रही हो। 1A में हमें क्या दिखा? इफ द सिविल सर्जन फाइंड्स द अक्यूज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ही शैल रिफर सच पर्सन टू अ साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है बात। फिर आगे दिया है प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज अग्रीव्ड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट as the case may be, the magistrate he may prefer an appeal before the medical board which shall consist of head of psychiatry, family faculty member in psychiatry, ठीक है। Next question, a charge sheet filed under section 173 of CRPC is an example of पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पेटेंट डॉक्यूमेंट, लेटेंट डॉक्यूमेंट। पेटेंट डॉक्यूमेंट, लेटेंट डॉक्यूमेंट वर्ड्स नहीं बन रहे। पब्लिक प्राइवेट हमने एविडेंस में डिटेल में पढ़ा था, इसका आंसर है ए पब्लिक डॉक्यूमेंट।
देखो सेक्शन 173 में क्या कवर होता है? रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 74 ऑफ एविडेंस में हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, कि ये होते हैं एक्ट्स और रिकॉर्ड्स और एक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। ये लोग जो भी ऑर्डर पास करेंगे, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पब्लिक होते हैं। चार्जशीट सेक्शन 173 में पास हुई है। किसने की है? पुलिस ऑफिसर ने, जो एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी पे है और मजिस्ट्रेट के सामने की है, इसलिए ये वैलिड माना जाता है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस अंडर सीआरपीसी किस चैप्टर में दिया है? 11, 12, 10 या 9? करेक्ट आंसर इज बी, चैप्टर 12, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, statement recorded during investigation under section 161 of CRPC can be used during trial for corroborating the witness, contradicting the witness, both A and B, neither A and B. Correct answer is B, contradicting the witness. Section 161 देखोगे तो वहां लिखा है कोई भी पुलिस ऑफिसर हो making an investigation under this chapter or police officer not below the rank as state government prescribes, he may examine orally any person supposed to be acquainted with facts and circumstances of this case. कि उस इंसान को ओरली एग्जामिन करने का राइट होता है किसी को भी जिसको इस बारे में, केस के बारे में फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पता हो, ठीक है। आगे लिखा है कि वो अपनी बातों को एक राइटिंग के फॉर्म में लिख लेगा और एक सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, जो भी ओरली बात कर रहा है उसे। 162 हमें बताता है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। साथ साथ ये भी बोला गया व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced in writing as aforesaid, any part of his statement is duly, if duly proved, may be used by the accused. किस permission के लिए? By the prosecution to control the witness in the manner provided by section 145. Next question. If the accused is charged of a major offense but is found guilty thereunder, he can be convicted of a minor offense if the facts established indicate that such minor offense has been committed. ये किस केस में कहा गया कि मान लो एक्यूज पे मेजर ऑफेंस का चार्ज लगा है पर मीनवाइल कोई माइनर ऑफेंस उसका है जिसमें वो कन्विक्ट होती है, गिल्टी प्रूव होती है, तो ये फैक्ट्स एस्टैब्लिश इंडिकेट करते हैं कि माइनर ऑफेंस हुआ है और उसकी अपनी सजा होगी। किस क्या ऑप्शंस हैं? संगारा बोनिया श्रीनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारादत्ता, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज सी, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सेक्शन 222 के अकॉर्डिंग ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड, कन्विक्शन ऑफ माइनर ऑफेंसेस की बात हुई थी यहाँ पे सेक्शन 222 में। नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु राजीव गांधी असैसिनेशन केस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इंडेक्स में जाके देखेंगे मेंटेनेंस के उसमें कि इसका आंसर हमें कहाँ मिल सकता है। ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 15 ईयर। इसका करेक्ट आंसर इज ए, 1 ईयर। चैप्टर 9 देखोगे, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, सेक्शन 125। इसके पॉइंट नंबर देखो 3 में लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन। बेसिकली ये तब होता है जब मेंटेनेंस बोली या कोर्ट ने देने को पर सामने वाला दे नहीं रहा है टाइम से, ठीक है, उस केस में कि कोई भी रिकवरी के लिए वारंट इशू नहीं किया जाएगा unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due। जब से ये ड्यू होना शुरू हुआ उसके 1 साल के टाइम के बाद ये एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 41B इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सीआरपीसी ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस। 41B को सीआरपीसी में ऐड किया गया था किस केस के बाद? ऑप्शन ए नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, ऑप्शन बी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी प्रेम शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर इज डी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 का आया था जिसमें सेक्शन 41 भी इंसर्ट किया गया था। मैंडेटरी अरेस्ट प्रोसीजर की गाइडलाइंस इशू हुई थी इस केस में, जिसके बाद अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 41B मेंशंस कि क्या वो प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। ये केस 2 बार पूछा जा चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर डीलिंग विद प्ली बार्गेनिंग हैज बीन इंसर्टेड बाय। ये याद करो अगर आपने पुराने लेक्चर्स मेरे किसी भी टॉपिक पे देखे हैं, मोस्टली अमेंडमेंट्स कहाँ दिए होते हैं? फुटनोट्स में। तो प्ली बार्गेनिंग में जाओ, उसका फुटनोट देखो क्या दिया हुआ है। अमेंडमेंट का ईयर 1993, 2005, 2001 या फिर 2003। द करेक्ट आंसर इज बी 2005।
ठीक है, देखो प्ली बार्गेनिंग पे जाओगे, फुटनोट नंबर 1 देखो कि ये कब ऐड किया गया था, इंसर्टेड बाय एक्ट 2 ऑफ 2006। 2006 देके कंफ्यूज मत हो, 2006 वो है कि कब से लागू हो गया था, ठीक है, came into force on 5th July 2006. Next question is, as per CRPC, during investigation a search can be conducted without warrant by। पहले देखो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो ये तुम्हारा जो भी सेक्शन है ये इन्वेस्टिगेशन वाले डोमेन के अंदर आएगा। वहां पे जाके इंडेक्स में देखो कौन सा सर्च का रिलेटेड सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अ सर्च ढूंढना कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, कौन बिना वारंट के सर्च कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ऑप्शन ए जुडिशियल ऑफिसर, ऑप्शन बी एनी पर्सन, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या फिर ऑप्शन डी एनी पुलिस ऑफिसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। समझो इसे, चैप्टर 12 है इन्फो टू द पुलिस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसको पढ़ के हमें समझ में आया कि चैप्टर 12 का ही कोई सेक्शन है जिसमें हमारे मतलब की बात हो रही है। सेक्शन 165 पे गए, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, मिल गया। अब इसके अंदर ही कहीं आंसर है। शुरू में देखो क्या लिखा है, वेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो हमें मेंशन किया है कि कौन कर सकता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर। तो आप सोचोगे ऑप्शन डी था पुलिस ऑफिसर, वो आंसर क्यों नहीं है, पर यहाँ लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर, बट नहीं, हमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कौन, ठीक है, जिसके पास रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव कि कुछ नेसेसरी है जिसमें ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन। तो अगर कोई ऐसा ऑफिसर है, ठीक है, जिसके पास ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, वो अपने ग्राउंड्स को राइटिंग में लिख के स्पेसिफाई करके कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, सर्च कर सकता है बिना वारंट के भी, ठीक है। और अगर वो अनेबल है एंड इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, तो ही कैन रीजंस के लिखने के बाद रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च। तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर ही हो, उससे सबॉर्डिनेट भी कोई हो सकता है। तो इससे लैंग्वेज समझो, जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, एनी पर्सन में तो पूरी आम जनता भी आ गई, वो भी नहीं हो सकता, और एनी पुलिस ऑफिसर भी गलत है। तो बचा कौन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो बेसिकली कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करेगा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा केस को उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पुलिस वाला भी हो सकता है, रैंक वाला भी हो सकता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली। डेफेमेशन मतलब किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में पब्लिक में गलत बातें बोलना जिससे उसकी बदनामी हो। तो प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन इनिशिएट कब किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑन द कंप्लेंट ऑफ द एग्रीव पार्टी, जिसको डिफेम किया गया है जब वो कंप्लेंट करे तब। ऑप्शन बी, ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR। ऑप्शन सी, ऑन द बेसिस ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी, इफ इट इज अ मैटर रिलेटेड टू डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अ फैमिली। करेक्ट आंसर इज ए, ऑन द कंप्लेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। सेक्शन 199 देखोगे, उसका नाम है प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन। इंडेक्स में जब ये पहचानोगे तो समझ में आ जाएगा, आंसर इसके अंदर होगा। यहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ IPC एक्सेप्ट क्या, अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल समन्स अंडर सेक्शन 206 ऑफ CRPC कैन बी इशूड बाय, कौन इशू कर सकता है स्पेशल समन 206 के अंदर, मैजिस्ट्रेट ओनली, मैजिस्ट्रेट एज वेल एज कोर्ट ऑफ सेशंस, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस या सिर्फ हाई कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है मैजिस्ट्रेट ओनली। सेक्शन 206 जाके देखो, स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस। पूरे में लैंग्वेज देखोगे, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, 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 हर जगह सिर्फ मैजिस्ट्रेट लिखा है, तो हमें पता चल रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है यहाँ पे। तो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं मेंशन्ड है, हाई कोर्ट नहीं मेंशन्ड है, तो आंसर है मैजिस्ट्रेट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मे रिक्वायर security for keeping good behavior from habitual offenders for a period of not more than, this is a repeat question, 6 months, 3 months, 1 year या 3 years। आंसर आप बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर इज 3 years। देखो वही सेक्शन 110 में दिया हुआ था। दिस इज एन एविडेंस कि देखो क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप PYQs अच्छे से करके समझ के जा रहे हो ना, प्रैक्टिस करके, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट may use adequate force to access the place where search is to be conducted when। कोई पुलिस ऑफिसर जो वारंट के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, वारंट को, है ना, वारंट के साथ काम कर रहा है, ही मे यूज एडिक्वेट फोर्स किसी प्लेस को एक्सेस करने के लिए जहाँ पे उसे सर्च करना हो। कब ऐसा करेगा वो,
A, a free ingress is not possible. B, the occupant of the place is a hardened criminal and there is a possibility to escape. भाग सकता है. Option C, area is in such a nature that problem may arise any time. या फिर ऑप्शन डी, none of these. सेक्शन 47 के सब क्लॉज 2 में जाओगे तो लिखा है if ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue. ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर ऐसी प्लेस को सर्च कर सकता है. ठीक है, बैराक ध्यान से पढ़ोगे ना, सेक्शन आइडेंटिफाई करो, ध्यान से पढ़ो, मोस्टली आंसर्स उसमें मिल जाते हैं आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC, the trial of a case instituted on the basis of a complaint with the police report or the procedure to be followed for the trial shall be of. तो बेसिकली हमसे पूछा है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुलिस ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की है उसके बेसिस पे केस उठाए, और एक होता है कि कंप्लेंट के फॉर्म में कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है. ठीक है, तो उस केस में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसे केस का ट्रायल जो इंस्टीट्यूट हुआ कंप्लेंट के बेसिस पे और उसमें पुलिस रिपोर्ट भी इंक्लूडेड है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उस ट्रायल में. उसे हम कंप्लेंट केस की तरह ट्रायल करेंगे. ऑप्शन बी, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट की तरह से. ऑप्शन सी, बोथ एज पर दी कन्वीनियंस ड्यूरिंग द ट्रायल, या डी, नन ऑफ दी अबव. देखो सी तो ऐसे ही समझ जाओ, कन्वीनियंस कुछ नहीं होता है, जो लिखा है रूल में वो होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड है तो कंप्लेंट की तरह कर दिया, आज मेरा मूड है तो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कर दिया, ऐसा नहीं होता. तो ये तो नहीं होगा. ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है. इसका करेक्ट आंसर है बी, द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट. सेक्शन 210 समझो. प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट टू द सेम ऑफेंस. यही सिचुएशन हमें दी है कि सेम मुद्दे पे, सेम ऑफेंस पे कंप्लेंट केस भी है, यानी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, मैं शॉर्ट में तीनों बता देती हूँ. पहले में बोला है कि अगर ऐसा होता है तो जो कोर्ट है ना वो अपनी इंक्वायरी पे स्टे लगा देता है. ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे भी पुलिस की इंक्वायरी चल रही है तो वो अपने वाले पे स्टे लगा देते हैं. मैं तीनों पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ. स्टेटमेंट 1 है कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, और वहाँ पे कोर्ट ने भी उसे कंप्लेंट केस में ले लिया है और मजिस्ट्रेट को ये बात पता चलती है, तो वो जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगा देते हैं और पुलिस की रिपोर्ट का वेट करते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो अपनी. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है जो हमारे मतलब का इस क्वेश्चन में, इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 एंड ऑन सच रिपोर्ट cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is accused in the complaint case. अगर कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने तैयार की है, ठीक है, और उसी केस को लेके कॉग्निजेंस लिया है मजिस्ट्रेट ने एज अ कंप्लेंट केस, द मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ पुलिस रिपोर्ट. अगर इशू सेम है दोनों में, कंप्लेंट केस में और पुलिस रिपोर्ट के थ्रू जो आया है उसमें, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, दोनों को साथ में ट्राई कर देगा. ठीक है, एज इफ बोथ द केसेस वर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. तो यही हमारा आंसर है कि अगर एक केस में सेम ऑफेंस है, ठीक है, कंप्लेंट की तरह भी वो पहुंचा है और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बना के दे देती है, तो उसको मजिस्ट्रेट साथ में ट्राई कर देगा. ठीक है, और ऐसे ट्राई करेगा कि ये माना जाएगा कि वो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू ही आया है. तो हमारे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा ऐसी सिचुएशन में, तो हमने ऑप्शन बी मार्क किया कि केस विल बी इंस्टीट्यूटेड ऑन दी पुलिस रिपोर्ट. आई होप समझ में आ गया होगा. पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस, यानी जिस चीज़ पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था वो इशू अलग है और वो ऑफेंस अलग है पुलिस रिपोर्ट वाले से, तो जो स्टे लगाई हुई थी कोर्ट ने अपने काम पे, वो अपनी इंक्वायरी वापस चालू कर देंगे. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. 3 पॉइंट. पहला, कोर्ट ने अगर कंप्लेंट केस ले लिया है और पता चलता है कि पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कोर्ट अपनी तहकीकात पे स्टे लगवा देती है और कहती है तुम लाओ हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करो. पॉइंट नंबर 2 में बोला है जब रिपोर्ट सबमिट होती है, अगर देखते हैं कि ऑफेंस दोनों में सेम है, तो कोर्ट जो है उसको एज वन केस ट्राई करती है और इस तरीके से ट्राई करती है. प्रोसीजर कौन सा फॉलो होता है, ये मान के कि ये पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ही होगा. ओके. थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर
वो जो पुलिस रिपोर्ट आई थी उसमें ऑफेंस और उसका इशू अलग है कंप्लेंट केस से, तो जो है कोर्ट जो जिसने अपनी इंक्वायरी पे स्टे लगा दिया था उसे हटा देगी और कंटिन्यू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। सॉरी अबाउट माई वॉइस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी औरत को डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, और फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देगा? ऑप्शन ए, पोस्टपोन कर देगा। ऑप्शन बी, अगर उसे ठीक लगता है तो कम्यूट कर देगा सेंटेंस को और उसे इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन सी, उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए भेजेंगे, या फिर ऑप्शन डी, नॉन जुडिशियल मैंडेट ऑफ पावर्स। ठीक है, रिसेंटली शाहरुख खान की मूवी जवान देखी होगी, तो उसमें ये सीन दिखाया है, दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को फांसी की सज़ा हुई थी, ओके, जिसमें एंड में पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। तो उस केस में क्या किया गया था याद करो, पोस्टपोन हुई थी। जब उसका बच्चा 5-7 साल का हो गया था उसके बाद उसको फांसी दे दी गई थी। बट ये रूल चेंज हो चुका है, तो मूवी से इंस्पायर होके यहाँ पे आंसर ना मार्क कराना, ठीक है। देखो 416 क्या कहता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। इफ अ वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले इसमें लिखा था कि ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड एंड इफ इट थिंक्स फिट कम्यूट टू इम्प्रिजनमेंट। पहले ये चॉइस थी कि आप पोस्टपोन कर दो और अगर कोर्ट को ठीक लगे तो उम्र कैद कर दो। अब ये लाइन हटा दी गई है, अब कंपलसरी है। अगर प्रेग्नेंट है और डेथ सेंटेंस है और पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तो उसे अब फांसी नहीं होगी, उसे डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, आपको उसे उम्र कैद में ही कन्वर्ट करना होगा। ये बेसिक सा है, क्योंकि अब एक बच्चा हो रहा है अगर उसके, तो आप उसकी माँ को कैसे मार दोगे 4-5 साल बाद, राइट? तो उस बेसिस पे ये आया है। 2009 में ये चेंज हुआ है, ठीक है। ये 2009 में वर्ड्स जो है ओमिट कर दिए गए थे। वी आर डन विद आर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 2-3 पार्ट्स। 1 से 2 दिन, आज और कल में वील कवर सीआरपीसी कम्प्लीटली। सीआरपीसी को मिस आउट मत करना। आई नो थोड़ा सा बल्कि लगता है एंड इट्स नॉट वेरी इजी, देख के लगता है थोड़ा हैवी है। इंडेक्स से, एज आई हैव सेड इन ऑल माई वीडियोस, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, उसको पढ़ो, नॉट जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, इंडेक्स को प्रॉपर पढ़ो। तुम्हें याद होगा धीमे धीमे अपने आप कि किस टॉपिक को कहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लीव योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।